हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। सब बच्चों को नमस्ते। तो चलिए चैप्टर 5 में अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं और जहां पर हम लोग जी बिल्कुल बात करने वाले हैं रिकर्सिव के बारे में। सो रिकर्सिव फंक्शंस आप लोगों के लिए नॉर्मल होंगे। फंक्शंस जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया किसी भी काम को करने के लिए, हमारा जो मेन फंक्शन है वो कॉल करता था इसको और ये हमारा काम करके वापस आंसर इसको रिटर्न कर देता था, या फिर नहीं भी रिटर्न करता था तो अपने अंदर ही उस आंसर को प्रिंट करा देता था। अभी तक ये कहानी हमारी चल रही थी फंक्शंस के अंदर। अब ऐसा क्या है रिकर्सिव के अंदर? देखिए, रिकर्सिव ऐसा होता है कि जैसे कि हमारा मेन फंक्शन क्या करता है, एक फंक्शन को कॉल लगाता है। ठीक है, इसको कॉल लगाया इसने। अब ये जो फंक्शन है जिसको कॉल लगाया है ना, ये क्या करेगा, ये बार बार खुद को ही दोबारा कॉल है जो करता रहेगा। मतलब एक फंक्शन का अपने आप को ही बार बार कॉल लगाना इज कॉल्ड रिकर्सिव। अ फंक्शन डिफाइंड इन सी कैन कॉल इटसेल्फ। एक फंक्शन अपने आप को भी कॉल कर सकता है। वैसे ये सी के अंदर नहीं, हम पाइथन में भी इसको पढ़ रहे थे, हम जावा के अंदर भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड रिकर्सिव। अगर बात करें रिकर्सिव की तो अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। एक वही फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन हमारा काम कर रहा था, बस वही फंक्शन क्या करता है, अपने आप से कॉल करता रहता है। मतलब अपने आप को ही कॉल करेगा बार बार। एक बार मेन फंक्शन से कॉल हो गया, फिर वो अपने आप को ही बार बार कॉल करेगा, तो वो क्या हो गया, रिकर्सिव। जैसे कभी कभी हम नहीं होता शीशे के आगे खड़े होकर के अपने आप से ही सवाल करते हैं, अपने आप को ही जवाब देते हैं, तो हम अपने आप को ही बुलाते रहते हैं और जवाब देते रहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रिकर्सिव। तो रिकर्सिव की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई? बिल्कुल। अब इसको करना कैसे है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसके लिए मैं एक चीज़ समझाऊंगी आपको कि एक नॉर्मल फंक्शन में क्या होता था और एक रिकर्सिव में क्या होगा। थोड़ा बहुत आइडिया शायद आपको अभी तक लग गया होगा कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास में हमारा एक मेन फंक्शन हुआ करता है। ठीक है, मेन फंक्शन। अब हम अपने मेन फंक्शन से एक दूसरे फंक्शन को कॉल लगाते हैं, जिसको मान लीजिए मैंने fun1 बोला है। ठीक है, अब ये कोई भी प्रोसेस कोई भी काम करेगा और ये क्या करेगा, वापस इसके पास चला जाएगा। मतलब इसको आंसर रिटर्न कर देगा, या इसके बाद की जो भी लाइनें हैं, किसी और फंक्शन को इसने कॉल करना है तो इसके पास वापस आ जाएगा। ये प्रोसेस हो रही थी। अब रिकर्सिव के अंदर कुछ ऐसा चीज़ होने वाली है कि आपका एक मेन फंक्शन है, ऑफकोर्स वो एक फंक्शन को कॉल लगाएगा। मान लीजिए इसका नाम fun2 है। अब ये fun2 फंक्शन क्या करेगा, अपने आप को ही दोबारा कॉल लगाएगा, अपने आप को ही दोबारा कॉल लगाएगा, अपने आप को ही दोबारा कॉल लगाएगा। ठीक है, सो ये हो गया रिकर्सिव। यानी कि नॉर्मल फंक्शन के अंदर एक कॉल हो रही थी, वापस हम आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक बार पहले हमने इसको कॉल कर दिया, अब ये दूसरी बार क्या करेगा, अपने आप से ही जवाब मांगता रहेगा कि भाई साहब तुम ही बता दो, तुम ही बता दो, तुम ही बता दो। अब ये वाली प्रोसेस थोड़ी सी याद नहीं दिला रही है इटरेशंस की। जी हाँ बिल्कुल, हम लूप में ऐसा किस्सा कर रहे थे कि बार बार किसी चीज़ को हमें जब रिपीट कराना है, काम कराना है, तो हम लूप के सहारे वो चीज़ कर रहे थे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये भी है कि लूप का भी यूज़ किया जा सकता है सेम टास्क को कराने के लिए, जिसके लिए हम रिकर्सिव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें अगर लूप सुइटेबल लग रहा है तो हम लूप का यूज़ कर सकते हैं। वही चीज़ में अगर मुझे रिकर्सिव लग रहा है सही, तो मैं रिकर्सिव का यूज़ कर सकती हूँ। मतलब वो सारे काम रिकर्सिव वाले लूप कर सकता है, लूप वाले रिकर्सिव कर सकता है। अब ऐसा होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो लूप के सहारे हमें बड़े ही टफ लगते हैं, यानी कि उसमें नंबर ऑफ लाइंस काफ़ी ज़्यादा लिखनी पड़ती हैं, तो इस वजह से हम रिकर्सिव को प्रेफर करते हैं। और कभी कभी रिकर्सिव के अंदर हमें वो चीज़ थोड़ी सी टफ लगती है तो उसको हम लूप की सहायता से कर सकते हैं। अब ये हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, या हमें डिसाइड करना होगा कि हमें कहाँ पर रिकर्सिव के सहारे वो चीज़ करनी है और कहाँ पर हमें इटरेशंस के सहारे वो चीज़ करनी है। अब आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में आ गया, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल पोर्शन अभी हम जंप करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और यहाँ पर हम 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग है जिसको अपने प्रिंट कराते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करती हूँ, 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है, और ये चीज़ हम लूप से कर सकते हैं। बिल्कुल ये सेम चीज़ मैं करूँगी रिकर्सिव के थ्रू। कैसे करेंगे, तो नीड प्रोटोटाइप है ना, तो हम यहाँ पर n काउंट लिख लेते हैं, नंबर काउंट, और इसमें एक इंटीज़र दे देते हैं
सेमीकोलन। अब हमारा इंजन यानी कि मेन फंक्शन कॉल करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम ऐसा करते हैं कि एक इंटीजर और उसके अंदर चलिए n इज़ इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं और इस फंक्शन को कॉल करते हैं जो कि हमारा n काउंट फंक्शन है, ठीक है। और उसके अंदर हम इस n को भेज देते हैं, ठीक है। अब अपने इस फंक्शन की डेफिनेशन वाला पार्ट लिखते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये चीज़ करनी है कि हमें प्रिंट करना है क्या, काउंटिंग। और कहाँ तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, मुझे 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है। ठीक, एक शब्द आने वाला है अभी और वो है बेस वैल्यू। मतलब जानते हैं, देखिए अभी तक जितना मैंने मैटर किया है उसको समझो क्या हो रहा है। आपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, यानी कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाई साहब एक फंक्शन है जो यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब आपने अपने मेन फंक्शन से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें आपने 1 डाला n के अंदर और उसको उस फंक्शन को भेज दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई कि एक फंक्शन जब खुद ही को बार बार कॉल कर रहा है तो वो एक रिकर्सिव हो गया। तो ऑफ कोर्स अब हमें एक बार इसको कॉल करने के बाद इसी को दोबारा कॉल है जो बार बार करानी है, ठीक है। तो वो जो चीज़ हम लूप से कर रहे थे कि बार बार चलने पर चीज़ आपकी बार बार चलने पर प्रिंट हो रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी काउंटिंग आप प्रिंट कराना चाहते थे, याद करो थोड़ा सा लूप को। बस वैसे ही ये भी अपने आप को बार बार कॉल करेगा, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि हम अब इसी फंक्शन को कॉल कराएंगे n काउंट फंक्शन को, ठीक है। अब इसमें पैरामीटर है तो पैरामीटर में क्या है, n है, ठीक है। अब n बार बार अपने आप को कॉल है जो लगाता जाए, मतलब n काउंट फंक्शन अपने आप को ही अपनी बॉडी से कॉल है जो लगाएगा, ठीक है। अब वो बार बार n की वैल्यू भेजेगा। अब यहाँ पर आपको नहीं लगता कि एक लूप के अंदर क्या हो रहा था, अगर हम सोचेंगे तो लूप में एक चीज़ कहीं से शुरू होकर के कहीं पर ख़त्म हो रही थी। तो यहाँ पर भी आपको वो एक बेस पॉइंट जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था, तो वो आपको यहाँ पर भी पॉइंट है जो रखना पड़ेगा। मतलब एक टाइम पर आकर के भी तो इसको अपने आप को कॉल बंद करनी हुई ना, जब आपके पास में वो सेटिस्फाइड आंसर आ जाए, जैसे कि मुझे काउंटिंग प्रिंट करानी है 1 से 10 तक, तो होने के बाद में काउंटिंग प्रिंट होने के बाद में भी तो मैं वापस आऊँ, तो यानी कि बेस यहाँ पर वैल्यू जो कि आपको रखनी होगी। जैसे कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, इफ़ कंडीशन रखूँगी। अगर मैं कहूँगी कि n की वैल्यू क्या है, बराबर हो जाए 11 के, ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ से वापस हो लें, 1 सेकेंड रुकिए, हम क्या करें, यहाँ से वापस हो लें। तो ऐसे केस में आप रिटर्न 10 भी कर सकते थे। खैर अगर मैं n इज़ इक्वल्स टू 10 करती तो मैंने 11 कर लिया, तो अब मैं क्या करती हूँ, रिटर्न जस्ट रिटर्न ही लिख देती हूँ। इसका मतलब है कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने वॉइड यहाँ पर लगाया है। अब बात को समझो कि बात क्या हो रही है यहाँ पर। अभी इसमें और चेंजेस बाकी हैं। देखिए यहाँ पर आए n के अंदर 1 था, क्या n हमारा 1 है, नहीं, तो हमारा 1 है जो प्रिंट हो जाएगा। अब अगली बार आपको क्या प्रिंट कराना है, 2 प्रिंट कराना है, तो उसके लिए n को प्लस प्लस होना पड़ेगा। तो अब फिर से इसने क्या किया, अपने आप को वैल्यू भेज दी। तो देखिए यहाँ पर 2 गया, 2 क्या बराबर है, नहीं, प्रिंट हो जाएगा। 3 हुआ, 3 भेजा, 3 क्या बराबर है इसके, नहीं। तो ये तब तक चलेगा जब तक ये 11 नहीं हो जाता। तो अगर हम इसको सेव करके रन करते हैं और फिर मैं आपको पेन से इसको समझाऊं, तो न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे और देखिए हमारे पास में इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी सही कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में देखिए ये 1 से 10 तक कुछ इस तरीके से प्रिंटिंग हो गई। अब देखो इसका एग्जीक्यूशन समझो, उसके कर्सिव को समझो। नॉर्मल फंक्शन में कुछ ऐसा किस्सा हो रहा था कि हम मेन से अपने फंक्शन को कॉल कर रहे थे, हमारा जो भी आउटपुट आ रहा था। अब हमारा जो काम है ना वो लूप की तरह होने वाला है। सो ये क्या करेगा, फंक्शन अपने आप को ही दोबारा कॉल करेगा, अपने आप को ही दोबारा कॉल करेगा, अपने आप को ही दोबारा कॉल करेगा बार बार। अब देखिए इसका एग्जीक्यूशन हुआ कैसे है, तो बात को ध्यान से समझिए कि आपके पास में क्या हुआ है। तो बात को ध्यान से समझिए कि आपने क्या किया, यहाँ पर प्रोटोटाइप ले लिया और हमारे पास n की वैल्यू 1 है। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 को इसको भेज रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने इसको कॉल कर दिया, मतलब पहली बार हमने इसको जगा दिया कि भाई साहब उठ जाओ।
अब दोबारा नहीं करेंगे, दोबारा ये खुद ही जगाएगा। हमने देखा कि n की वैल्यू क्या हमारे पास में 11 है, नहीं, तो हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया हमने, 1 प्रिंट कर दिया, हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, n प्लस प्लस, n की वैल्यू जो कि हमारे पास में 1 थी वो अभी 2 हो चुकी है। आप वापस इसके पास जाओगे और इसको 2 है जो दे दोगे। क्या ये 2 बराबर है, नहीं, तो हमारे पास में क्या प्रिंट हो जाएगा, 2। n की वैल्यू क्या हो जाती है, 3, ठीक है। अब आप वापस इसके अंदर 3 लेकर के जाते हो, तो क्या ये बराबर है, नहीं, तो क्या प्रिंट हो जाता है, 3। अब वापस से इसको कॉल करोगे, ठीक है, वापस से इसको कॉल करोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, क्या वही जो चीज़ आप लूप से कर रहे थे वही सेम टास्क मैंने रिकर्सिव के थ्रू करा दिया। यानी कि अपने आप को वो बार बार कॉल कराएगा। जैसे लूप के अंदर एक एंड पॉइंट होता है, वैसे ही इसके अंदर एक बेस पॉइंट होता है जहाँ पर से आकर के आप वापस आ जाओ, ठीक है। तो अब 11 जैसे ही वैल्यू होगी आप रिटर्न हो जाओगे, और रिटर्न कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आप रिटर्न होंगे इस फंक्शन से, ठीक है। तो आप फंक्शन से रिटर्न होकर के कहाँ जाओगे, जहाँ से कॉल आती है उसके अगली लाइन है जो हमारे पास में रिटर्न होगी, ठीक है, मतलब अगली लाइन है जो चलेगी, कहने का मतलब है। तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि जब कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है तो वही हमारा एक नॉर्मल फंक्शन से एक रिकर्सिव फंक्शन बन जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि हम लोग करने वाले हैं। मोस्ट फेमस के अंदर आपके पास में आता है फैक्टोरियल, सम ऑफ n नंबर्स, ठीक है, फिबोनाची सीरीज़, ये सारे के सारे आते हैं, तो इनको भी हम लोग देखेंगे। अभी एक बार हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं कि रिकर्सिव की प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। देखिए, एनीथिंग दैट कैन बी डन विद इटरेशन, यानी कि लूप से, कैन बी डन विद रिकर्सिव एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल, देखिए, जो चीज़ मैंने बोला कि हम लूप से कर सकते हैं वो रिकर्सिव से भी हो सकती है। रिकर्सिव वाली लूप से, मतलब रिकर्सिव वाली लूप से, लूप वाली रिकर्सिव। सीधा सा कहने का मतलब है कि लूप की चीज़ रिकर्सिव से, रिकर्सिव की चीज़ लूप से, तो हम कर सकते हैं। अब हमें खुद को डिसाइड करना होगा कि यार किस में थोड़ी चीज़ ईजी पड़ रही है, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस कहाँ पर कम है। तो कोई चीज़ हमें इटरेशन से ईजी लगती है, कोई चीज़ हमें रिकर्सिव से ईजी लगती है। अब रिकर्सिव कैन समथिंग गिव द मोस्ट सिंपल सॉल्यूशन। बिल्कुल, रिकर्सिव की सहायता से हमें कभी कभी बड़े ही कॉम्प्लेक्स से जो टास्क होते हैं ना लूप के थ्रू, वो बड़े ईजिली हमारे यहाँ पर हो जाते हैं, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं। इसका रिकर्सिव का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप कहोगे कि एक मैजिकल चीज़ें हैं जो इससे हो सकती हैं रिकर्सिव से। अभी आप लोगों के यहाँ तो जहाँ अभी आप पढ़ रहे हो, सो अभी आप जो पढ़ रहे हो ये तो बहुत ही छोटा सा एक रूप आपको दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसे है कि इट्स लाइक ए ट्रेलर, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक उसका ऊपरी हिस्सा जान रहे हो। जैसे ट्रेलर देख करके हम आइडिया लेते हैं ना कि भाई इस मूवी के अंदर ये चीज़ें हैं, वैसे ये रिकर्सिव है आपके पास में सी के अंदर। लेकिन जब आप इसको एक्चुअली प्रोग्राम्स के अंदर या प्रोजेक्ट्स के अंदर अब जब आप इसको यूज़ करोगे तब आपको इसकी असली ताकत पता चलेगी कि येस, रिकर्सिव का इतना बड़ा रोल होता है और जो है ये इतने मैजिकल चीज़ें हैं जो करता है। अब देखिए, इटरेशन हैज़ इनफाइनाइट लूप। आपको ये चीज़ मालूम है कि भाई इन्फिनिटी लूप होता क्या है? आपको पता है कि आपने फॉर लूप का यूज़ किया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक इन्फिनिटी लूप होता है। या फिर वाइल की बात कर लो, वाइल के अंदर आपने कोई ऐसी कंडीशन दे दी कि वो हमेशा ही ट्रू है, मतलब आप उसमें स्टेप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर रहे हो, या फिर आपने डायरेक्टली ट्रू ही लिख दिया। तो ऐसा लूप जो बार बार चलता जाएगा और हमारा इन्फिनिटी लूप बन जाएगा, यानी कि वो रुकेगा ही नहीं। और वो रुकेगा कब? तब रुकेगा जब आपकी पूरी मेमोरी भर जाएगी, तब हमारा प्रोग्राम है वो क्रैश कर जाएगा। वैसा ही केस हमारे पास में रिकर्सिव के अंदर भी होता है। अब रिकर्सिव के अंदर भी यही चीज़ होती है कि हम अगर फंक्शन हमारा बार बार अपने आप को कॉल करता जाए, अगर मैं उसके अंदर कोई भी बेस केस नहीं देती हूँ तो वो बार बार चलता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब मेमोरी पूरी भर जाएगी और हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो बोलते हैं। अब ये जो चीज़, अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, यानी कि स्टैक ओवरफ्लो होने से बचाने के लिए ही हम बेस केस का यूज़ करते हैं। तो बेस केस है वो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आकर के आपके रिकर्सिव को बंद होना पड़ता है, स्टॉप होना पड़ता है। जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल के अंदर
ये क्या था, ये हमारा बेस केस था ना। अगर हम ये कंडीशन नहीं लिखते कि n हमारा 11 है और हम यहीं से वापस हो जाएं, तो अगर हम ये केस नहीं लिखते तो हमारा फंक्शन तो अपने आप को कॉल करता जाता, और कब तक करता जाता, क्योंकि उसको हमने ये नहीं बोला कि तुम्हें रुकना कब है। ठीक है, मतलब रेस स्टार्ट हो रही है, उसको पता ही नहीं कि रुकना कहाँ है, तो वो चलता जाएगा। तो ऐसे केस में एक केस ऐसा आएगा जब आपकी मेमोरी पूरी फिल हो जाएगी और फिर आपका प्रोग्राम है जो क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो ये मेमोरी पूरी फिल हो जाना, इसको ही हम क्या बोलेंगे, स्टैक ओवरफ्लो है जो बोलेंगे। अब इसके लिए हमें बेस केस का बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। बेस केस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रिकर्सिव के अंदर, ताकि एक टाइम पर आकर के हम रुक जाएं, स्टॉप हो सकें। चलिए इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं कि एग्जाम्पल की सहायता से। सो यहाँ पर हमें चाहिए n नेचुरल नंबर्स का सम। तो प्रोग्रामिंग के अलावा एक बार सिंपल तरीके से आप समझो कि आप कैसे करने वाले हो। मैं अगर n की बात करूँ, मुझे n नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए, तो हम कुछ ऐसे करते जाएंगे 1 2 3 एंड टिक 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 n माइनस 1 प्लस n, ऐसा कुछ करेंगे। बिल्कुल हम यही फंडा है जो रिकर्सिव के थ्रू करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरा n क्या है, 5 है, तो हम यहाँ पर क्या चीज़ देखने वाले हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर मैं अपने n को 4 कहूँ तो हम यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4। n को अगर मैं 3 कहूँ तो 1 + 2 + 3। n को 2 कहें तो 1 + 2। n हमारा 1 है तो हम 1 का 1 ही सम होगा। अब इसी चीज़ को अगर मैं रिकर्सिव की सहायता से करूँ तो मैं कैसे करूँगी? एक्चुअली में आपको यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करनी होगी रिकर्सिव के केस के अंदर। देखिए, अगर मैं n नेचुरल नंबर्स का सम चाह रही हूँ, तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे कि मेरे को क्या चाहिए, n-1 तक का सम चाहिए, और उसके अंदर मैं n को जोड़ दूंगी। तो यानी कि मुझे 4 तक का सम पता चल जाएगा, तो उसमें मैं 5 को जोड़ दूंगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा कि मैंने एक फंक्शन सम बनाया, उसके अंदर n-1 किया और n को जोड़ दिया। तो यानी कि n मेरा क्या है, यहाँ पर 5 है, तो मुझे 4 तक का सम चाहिए, तो जिसके अंदर मैं 5 को जोड़ करके मेरे पास सम आ जाएगा। वैसे ही कुछ किस्सा हम यहाँ पर करेंगे कि अगर हम 4 की बात कर रहे हैं तो मेरे को n-1 यानी कि 3 तक का सम मुझे मिल जाना चाहिए। ठीक है, और 3 तक का मिल गया, उसके अंदर फिर मैं 4 को जोड़ दूंगी। ऐसे ही अगर मैं कहूँ n-1 यानी कि मुझे 2 तक का चाहिए, और 2 तक के साथ में मैं 3 को जोड़ दूंगी, है ना। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे 1 का चाहिए, और इसके अंदर मैं 2 जोड़ दूंगी। 1 का 1 आपके पास होता है। तो हम कुछ इस तरीके से इस प्रोसेस को, इस फंडे को है जो आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा फंक्शन एक ही बनेगा और वो हमें n-1 तक का ला करके देगा, और उसके अंदर हम अगले वाला जोड़ते जाएंगे, मतलब n को जोड़ते जाएंगे। अब ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई है, चलो इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। एक्चुअली ऐसी चीज़ें हैं ना जो रिकर्सिव के थ्रू ऐसे चुटकियों में हो जाती है। अभी शायद थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में थोड़ा हैवी सा हो रहा होगा कि यार ये कैसे हो रहा है, बट अगर आप सी वगैरह है या जावा जो भी है ना, सो अगर आपके पास में सी वगैरह है तो वैसे भी एग्जाम के अंदर आपको इतना टफ नहीं आएगा। आपको नेचुरल नंबर आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा, फिबोनाची सीरीज आ जाएगी। ठीक है, इनके अलावा आपको हैवी चीज़ें नहीं आएंगी। तो एक बार इनको अच्छे से समझ लो, 4-5 बार इसको कोड को रन कर लो, फिर एक बार दिमाग में बिठाओ रिकर्सिव को, तब जाकर के ये चीज़ें नेचुरली है जो होने लगेंगी। अब एक बार इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं। सो अब हम इस सब को यहाँ से डिलीट करते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं। इस बार हम चाहते हैं कि वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न भी करे, तो सम ऑफ n कर देते हैं इसका नाम, और इसके अंदर हम एक इंटीजर वैल्यू सेंड भी करेंगे। अपना मेन फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और मेन फंक्शन के अंदर काम करेंगे। अब मैं एक बार अपना फंक्शन बना लेती हूँ सम ऑफ n। तो इसके अंदर हम क्या चाह रहे हैं बेसिकली, अगर आप नोटिस करेंगे तो हमें बेसिकली कुछ चाहिए, मुझे इस फंक्शन से चाहिए कि मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी। ठीक है, और मुझे n-1 है जो मुझे इसका चाहिए सम, और जैसे ही मेरे पास में आ जाता है तो मैं इसमें अपने n को जोड़ दूंगी। अब ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं स्टोर भी करानी है, तो इसके लिए इंटीजर sum करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब बिल्कुल हो गया हमारा। अब यहाँ पर वही चीज़ बेस वैल्यू आपको कहाँ तक चलाना है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमें जो 1 का जो सम था वो हमेशा 1 ही था, है ना। तो अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि जब तक मेरे n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती है तब तक ये कॉल करता रहे। जैसे ही इसको मिल जाए, क्या n के अंदर 1 आ जाए, तो ये वापस 1 करते। ठीक है, तो अब 1 का इसको जब मिलेगा तो फिर ये 2 के साथ जुड़ जाएगा, 2 का मिलेगा तो 3 के साथ में जुड़ जाएगा, 3 का मिलेगा तो 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू है जो करेंगे, और एट दी एंड हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे किसको, जो हमारे पास में हमारा सम आया होगा उसको, उसकी वैल्यू को। अब इसको एक्सेप्ट कराने के लिए मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर वापस जाती हूँ और इस फंक्शन को कॉल करती हूँ सम ऑफ n को, और यहाँ से लेट सपोज कि मैं 5 को भेज देती हूँ। तो जब मेरे पास में वैल्यू इसमें एक्सेप्ट होगी, तो एक्सेप्ट के लिए चलिए इसी को ही प्रिंट ऑफ करा देते हैं, %d, ठीक है। तो हमारे पास में जैसे वैल्यू आएगी वो इसके अंदर एक्सेप्ट हो जाएगी। अब एक बार इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, एंड ओपन करने के बाद में अपने F1 एंड
ठीक है, तो मेरे पास में 15 आ रहा है। ठीक है, अब अपन ऐसा करते हैं कि इसके अंदर कुछ और डाल करके देख लेते हैं, जैसे कि हम 10 डालते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसको कुछ करूँगी तो हमारे पास में यस 55 इसके अंदर आ रहा है। आंसर पता करना कोई बड़ा टास्क नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली में बात यहाँ पर आती है कि आपको एग्जीक्यूशन समझना पड़ेगा रिकर्सिव का, कि वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे वो अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है और कैसे अपने आप से आंसर है जो मांग रहा है। अभी अभी जो चीज़ मैंने समझाई उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने किया, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि भाई ये प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरीके से काम है जो करेगा। हमारा प्रोटोटाइप आया। अब पहली बार आप यहाँ पर कह रहे हो क्या कि मेरे को सम चाहिए 10 तक के नंबर्स का यहाँ पर, तो आप कॉल करके अपने 10 को भेज रहे हो। आपके पास जो भी वैल्यू n के अंदर है वो 10 है, 1 नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये फंक्शन अपने आप को कॉल करके पूछ रहा है कि मेरे को n-1 यानी कि 9 तक का सम बता दो, मैं उसमें 10 को जोड़ दूंगा। तो यानी कि अगर आपको 10 का सम चाहिए तो अब आपने करना क्या है, आपने कॉल करनी है और कॉल करके आप ये पता करा रहे हो कि मेरे को 9 तक का सम बता दो, क्योंकि मैं उसके अंदर 10 को जोड़ दूंगा। मतलब n-1 का मेरे को बता दो, मैं 10 जोड़ करके अपना आंसर ले लूंगा। ठीक है, फिर जब वो 9 का पता करने गया तो उसको पता चला कि अरे मुझे 8 तक का बता दो, मैं उसके अंदर 9 को जोड़ दूंगा। अच्छा, ये कहता है कि मेरे को 7 तक का बता दो, मैं उसके अंदर 8 को जोड़ दूंगा। अब ये वापस पता करने गया तो इसने कहा कि चलो ठीक है, मुझे 6 तक का बता दो, मैं 7 को साथ में जोड़ करके बता दूंगा। सो सम 5 का पता चलेगा, क्योंकि n-1 है ना, बार बार अपने आप को कॉल करेगा। n-1 आपका हर बार होता जाएगा और इसके अंदर आप क्या करोगे, 6 को जोड़ दोगे। अब आप क्या करोगे, सम के अंदर ये कहेगा 4 का पता करके दो, फिर मैं उसके अंदर किसको जो है 5 को जोड़ दूंगा। फिर सम इसको पता चलता है कि 3 का पता करके दो, तो मैं इसके अंदर 4 को प्लस कर दूंगा। फिर सम मेरे को 2 का पता करके दो, मतलब n-1 का पता करके दो, तो साथ में मैं 3 को ऐड कर दूंगा। अब सम ऑफ 1, तो आपने यहाँ पर देखा कि ये कहाँ तक चला, बेस केस तक चला। तो जैसे ही तुम्हारे पास में n की वैल्यू, क्योंकि रिकर्सिव को भी तो एक टाइम पर स्टॉप होना ही पड़ेगा ना, इटरेशन जैसे काम कर रही थी, एक टाइम पर आकर के तो वो रुकेगा ही। तो जब इसको 1 का पता चलेगा तो ये इसके अंदर 2 को जोड़ देगा। अब आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि ये रुका कहाँ पर जाकर के, जी बिल्कुल आपके बेस केस के ऊपर जाकर के ये रुका है। तो जब आपकी n की वैल्यू जो कि 1 हो गई है, अब 1 होने के बाद में आप इसको 1 रिटर्न कर रहे हो, क्योंकि 1 का सम तो 1 ही होगा। अब मुझे कहीं ना कहीं तो अपने रिकर्सिव को बोलना पड़ेगा ना कि तुम यहाँ पर जाकर के रुक जाओ, ठीक है, नहीं तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, जैसे ही 1 आता है n के अंदर तो ये अपना आंसर इसको रिटर्न कर देगा। अब जैसे ही 1 आया तो अब एक मतलब सम ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा। तो 1 और 2 जुड़ करके कितना हुआ, 3। ये किसको रिटर्न करेंगे, मैंने कहा तो ऑलवेज रिमेंबर जो कॉल करता है उसी को रिटर्न होता है। तो ये अपना आंसर जो 3 है ना वो इसको दे देंगे। अब ये 3 का सम, 2 का सम इसको मिल गया, 2 तक का, 2 और 1 3 होते हैं, तो 2 तक का सम मिल गया। अब उसके अंदर इसने n को जोड़ दिया, यानी कि 3 को जोड़ दिया। 3 और 3 6 को आंसर इसने इसको रिटर्न किया। 6 और 4 आपके पास में 10, ये इसको आंसर रिटर्न कर रहा है। अब 10 आपके पास में आ गया, इसमें 5 जोड़ करके इसने आंसर इसको रिटर्न कर दिया, जो कि आपका है 15। ठीक है, अब 15 के अंदर आप 6 को जोड़ोगे तो आपके पास में 21, जो कि आंसर इसको रिटर्न कर रहा है। 21 में आपने 7 को जोड़ा तो यानी कि आपके पास में कुछ 28 आ रहा है। ठीक है, 28 इसके अंदर इसका आंसर आ गया। अब 28 के अंदर हम 8 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास में 36 आ जाना चाहिए। 36 यानी कि मेरे को इसका आंसर मिल गया। 36 में मैं n यानी कि मेरा जो 9 है उसको मैं जोड़ दूंगी तो ये हमारे पास कुछ 45 आ जाना चाहिए। अब जैसे इसके पास में पता चला तो 45 के अंदर हमने, यानी कि हमारे n-1 यानी कि 9 तक का हमें पता चल गया, उसके अंदर हम 10 को जोड़ रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास में 55 है जो बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। और इसको अभी अभी हमने करके भी देखा था कि हम अगर 10 का निकाल रहे हैं तो हमारे पास में कितना है, 55 आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से काम है जो करेगा। अभी मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से बता दिया है यहाँ पर कि ये कैसे काम करेगा। तो इसमें देखिए बेस केस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, बेस केस, ठीक है, तो बेस केस से जैसे आप हिट करोगे तो आप वहीं से वापस होना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो जो आपके पेंडिंग पड़े हैं कि भाई मेरे को n-1 तक का दो, मैं उसमें n जोड़ दूँ, तो बार बार जब फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है तो वो होल्ड कर रहा है अपने n-, क्योंकि देखो अब इसने इसको कॉल किया, ठीक है, लेकिन ये कहता है कि पहले रुको, मैं पहले n-1 का पता करके फिर इसमें 10 जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब यानी कि इसको 9 का पता चलेगा तब तो ये 10 का मेरे को बताएगा सम ऑफ n, 10 तक के नंबर का सम है ना। तो अब ये वापस गया, तो अब जब वापस गया तो n के अंदर क्या है, 9, हमारा ये बेस केस तक नहीं पहुंचा। तो अब इसने कहा अच्छा तुम्हें 9 का पता करना है, पहले मैं 8 का पता करके आता हूँ। ठीक है, तो ये 8 का पता करने चला गया, फिर 8 में से एक गया, मेरे पास 7, पहले मैं 7 का, तो ये चलता गया जब तक ये बेस केस को हिट नहीं कर रहा।
किया इसने, तो जैसे लास्ट केस पर गया तो इसके पास में 1 आता है, तो फिर ये अपने आंसर है जो बार बार वापस जो है देना जो स्टार्ट करता है। तो ये हमारा एक तरीके से स्टैक भी बन गया, एक तरीके से स्टैक बन गया। स्टैक हमारा लीफों के ऊपर काम करता है। तो जिसने सबसे लास्ट में कॉल किया उसको पहले जवाब मिला, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, तो ऐसे करते करते हमारे पास में लास्ट तक हमें आंसर मिलेगा। और फिर आंसर हम कहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, हमारे मेन के अंदर। तो यहाँ पर जाकर के हमारा आंसर है, तो 10 तक के नंबर्स का जो सम है वो यहाँ पर हमारे पास में प्रिंट होगा। तो ये हमने प्रोग्राम किया। अब हम चलिए आगे चलते हैं और आगे मैं आपको फैक्टोरियल बताती हूँ रिकर्सिव के थ्रू कैसे होने वाला है। सो चलिए बच्चा, बात करेंगे यहाँ पर फैक्टोरियल के बारे में और हम लोग यहाँ पर जानेंगे फैक्टोरियल निकालना रिकर्सिव के थ्रू। तो देखिए, जैसे कि आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप फैक्टोरियल निकालने के लिए यूजुअली क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो आपको फाइनली एक नंबर जो जा करके आपके हाथ में लगेगा वो एक फैक्टोरियल होगा। ऐसे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आप निकाल सकते हो। अब जब हम रिकर्सिव के थ्रू करेंगे तो हम कहेंगे कि यार मुझे ऐसा करो कि तुम 4 तक का फैक्टोरियल निकाल करके दे दो, फिर मैं साथ में 5 को मल्टीप्लाई करके और तुम्हें दे दूंगा आंसर। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 4 का निकालने जाऊँगी तो मैं कहूँगी कि मुझे 3 तक का फैक्टोरियल दे दो, साथ में मैं अपने n यानी कि अपने 4 को मल्टीप्लाई करके तुम्हें आंसर कर दूंगा। फिर मुझे 3 का चाहिए तो मैं 3 के लिए क्या करूँगी, 1 से 2 तक का फैक्टोरियल निकालूंगी, उसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दूँगी। मेरे को 2 का चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मुझे 1 का फैक्टोरियल चाहिए। 1 का आपके पास में 1 है, मतलब 1 का फैक्टोरियल अगर निकालने जाओगे तो 1, तो बेस केस क्या रखने वाले हो, बिल्कुल 1 रखने वाले। यहीं से हम वापस हो जाएंगे। तो मुझे 1 का पता चलेगा तो मैं 2 का बता दूंगी, 2 का पता चलेगा तो 3 का पता चल जाएगा, 3 का पता चलते ही 4 बीच में मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 का पता चल जाएगा, 4 का पता चलते ही 5 को मल्टीप्लाई करना है और फाइनली आपके पास में आंसर आना है। तो जैसे हम लोगों ने किया नहीं था सम n-1 के अंदर अभी अभी कि जोड़ देना हमारा n, वैसे हम क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा बेस केस क्या रहने वाला है, 1। तो चलिए दौड़ते हैं और बताते हैं आपको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम अपने क्या रखते हैं, फैक्ट रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टोरियल निकालने के लिए एक फंक्शन होगा। मेन के अंदर चेंज करते हैं तो हमें फैक्ट फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो हमें किसका फैक्टोरियल जाना, लेट्स सपोज 5 का। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फैक्ट फंक्शन चलेगा। अब हमें करना क्या है, हमें फैक्टोरियल पहले जानना है n-1 का फैक्टोरियल। तो जब उसको n-1 का पता चल जाएगा तो वो उसमें n जोड़ देगा, लेकिन उसको पता तो चलना चाहिए n-1 का। तो ये हो रहा है बार बार कॉल फंक्शन, अपने आप को बार बार कॉल करेगा। और कब तक कॉल करेगा, जब तक उसके पास में 0 नहीं आ जाता है या फिर 1 नहीं आ जाता, क्योंकि 0 आएगा तो वो 1 से रिटर्न हो जाएगा, 1 आ गया तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही है। फैक्टोरियल करने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, है ना। अगर हम यहाँ पर वापस आएँ और इस विंडो पर देखें और यहाँ पर देखें कि हमें क्या चाहिए था, 5 का फैक्टोरियल मान लीजिए चाहिए था, तो अपने क्या कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहा था कि तुम्हें 4 का मिल गया ना, तो तुम 5 को उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना। बिल्कुल वही चीज़ मैं यहाँ पर करूँगी, थोड़ा सा चेंज, क्योंकि पिछली बार सम कर रहे थे तो अभी मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको जोड़ देंगे। और अब हम टर्मिनल को ओपन करेंगे एंड इसके अंदर देखेंगे तो देखिए 120 हमारा फैक्टोरियल हमें मिल गया। अब मैं इसको कॉपी करती हूँ और आपको बिल्कुल समझाती हूँ कि कैसे हुआ सारी चीज़ें। देखिए, बात को बड़े ध्यान से समझिए कि आप कर क्या रहे हो, फैक्टोरियल निकाल रहे हो रिकर्सिव के थ्रू। रिकर्सिव देखिए इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, 2-4 बार आप इसको करोगे ना तो आपको इसका एग्जीक्यूशन मतलब है जो पता चल जाएगा। ठीक है, और पेपर में कुछ इसी तरीके के सवाल आपको आते हैं, 4-5 बार इसको कर लोगे, ये चीज़ वैसे दिमाग में बैठ जाएगी। तो देखिए 5 का फैक्टोरियल जानना है ना, ठीक है, तो आप इसके पास गए, आपने इसको 5 दे दिया। अब इसने कहा ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन मुझे पहले 4 का पता करने दो, तो मैं उसके अंदर तुम्हें मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल दे दूंगा। अभी 4 का पता करने गया तो इसने कहा रुको रुको मैं पहले 3 का पता कर दूँ, तो 3 का पता करने गया। फिर इसने कहा रुको रुको 3 का चाहिए, मैं 2 का पता करके आता हूँ। तो 2 का पता करने गया तो इसने कहा रुको रुको मैं 1 का पता करके आता हूँ। तो 1 हमारा बराबर हुआ, हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। तो पहले 1 रिटर्न होगा, फिर वो मल्टीप्लाई होगा 2 में, उन दोनों का आंसर आया, फिर वो मल्टीप्लाई होकर के इस तरीके से फाइनली आपके पास में
5 तक अपने पहुँचेंगे और हर एक नंबर जो पीछे जा रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और फाइनली आपके पास में कुछ 120 आंसर है जो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसका रिकर्सिव का एग्जीक्यूशन हुआ। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। बाकी देखो, रिकर्सिव का टॉपिक है जो, वो शुरू से ही ऐसा ही रहता है। मतलब अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हो या हमने भी कभी इसको पढ़ा था तो हमारे भी ऊपर से गया था, लेकिन इसको बार बार जब प्रैक्टिस किया, इसके एग्जीक्यूशन को समझा और मेनली जब इसको मैंने खुद ने प्रोजेक्ट्स के अंदर किया, तब मुझे इसका जब एक्चुअल में मीन समझ में आया। और वो जो चीज़ें मैंने कॉलेज में की थी सी के अंदर, C++, जावा के अंदर, है ना, तो वो उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली उनका एक मीन समझ में आया जब प्रोजेक्ट के अंदर वो चीज़ें हुई। तो अभी के लिए आप इसको मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है दिमाग में कि अभी आपको एकदम फिट समझ में आ जाए। ठीक है, तो जितना आ रहा है समझ में, आपको एग्जीक्यूशन आ रही है समझ में, आपको इसका मीन पता चल रहा है, दैट्स इट, दैट इज़ इनफ। बाकी चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग के अंदर डीप होते जाओगे, प्रोग्रामिंग आपको पल्ले पड़ने लग जाएगी। ठीक है, तो फिर चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एंड रिकर्सिव कंप्लीट हो चुका है और बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सो बाय बाय गाइस।